जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल एक शराबी। हाँ, परमात्मा की कृपा से, प्रोग्राम की मदद से, आप सब भाई बहनों के सहयोग से आज शराब के पहले नशीले घूंट से दूर हूँ और काफी खुश हूँ। दोस्तों, इस दौरान शराब का सफर पूरे करते करते, शराब के पीने का 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को आज 4 दिन। और इस दौरान मैंने क्या पाया वो आपके बीच में रखूंगा। उससे पहले थोड़ा मेरा जो पास्ट रहा है वो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बचपन से लेके अब तक क्या रहा मेरा क्या नहीं। अ, दोस्तों, शुरू में ही मतलब मेरा नेचर ऐसा रहा है कि हर चीजों के प्रति मेरी मतलब पाने की लालसा रहती थी। मतलब ये कह सकते हो कि लालच खूब भरा था मेरे अंदर। खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो। तो मतलब मेरे अंदर मतलब लालच सा भरा होता था कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। घर में मतलब 3 बहनों के बाद हुआ था। हाँ, दो, एक तो डेथ हो गई थी, सॉरी, बहुत पहले ही। और काफी लाडला था मैं। मेरे से एक छोटा भाई और है, मेरा हम उम्र ही है, वो 1.25 साल ही छोटा है। तो पढ़ाई मेरी एवरेज थी, कोई ज्यादा मतलब पढ़ा नहीं मैं। स्टडी में मेरा कम ध्यान था। और मैं एक किस्म से, लेकिन अंदर से मैं एक डरपोक किस्म का था। मेरा नेचर डरपोक था, मतलब स्वभाव ही ऐसा था। ऐसे ही चलते मैं बचपन में ही कुछ गलतातों में पड़ गया, जैसे सिगरेट पीना हो गया, अपनी क्लास बंक करना, और जैसे और भी कुछ ऐसी आदतें थी। इसके दौरान ना जो मेरा भाई था, जो मेरा हम उम्र था, मेरे को काफी ब्लैकमेल करता था। क्योंकि मैं सिगरेट पीता था, चोरी छिपे पीता था, बंक करता था, तो डर रहता था कि घर में पता ना चले क्योंकि पिटाई होएगी। तो मेरे को कहता था कि तूने सिगरेट पी है, मैंने तेरे को देख लिया, मैं घर बताऊंगा। और तूने आज क्लास बंक बंक की है, पढ़ाई नहीं की, पापा को बताऊंगा। और मेरे को बहुत डर लगता था क्योंकि मेरी पिटाई बहुत होती थी। तो मैं उसको अपनी जो पॉकेट मनी का आधा हिस्सा उसको दे देता था। तो इससे मेरे को शुरू से भाई से रिजायरमेंट सी मतलब रहने लग गई। बस खुन्नस सी होगी। तो वैसे बाकी घर का माहौल धार्मिक था। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचिंग लाइन में। और जो शराब पीने वाले इकलौते मेरे दादाजी थे, वही पीते थे। और उनसे मेरा काफी लगाव था और उनका भी मेरे से काफी लगाव था। तो उस टाइम तक तो मेरे ऐसे ख्वाब ख्याल में नहीं था। उस टाइम तक मैं शराब से काफी नफरत करता था। तो 1-2 बार मैंने ढक्कन भी पिए दादाजी की बोतल में से, तो मेरे को मतलब मजा नहीं आया। मतलब मेरे को स्वाद नहीं लगा उसकी, ये एक बेकार चीज है। बस मैं थोड़ा बहुत अपना जो सिगरेट वगैरह पी लेता था, इतने में ही वो था। तब मेरी एज भी कोई खास नहीं थी। बस फिर काम में थोड़ा सीखने लग गया मैं काम का। थोड़ा मेरे को शौक पड़ गया कि काम सीखूं मैं कोई, क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया। और मैं 10th तक आते आते 10th में भी फेल हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, 12th पास की, अपनी ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट की जैसे तैसे एवरेज मार्क से। और मैंने कोई फिर बीच में सीधा बियर का कोई रोल नहीं रखा था, कोई ऐसा रोल नहीं रखा था। मैंने सीधी शराब ही पी थी। जब मैं किसी दोस्त के साथ पीने लगा तो एक, जब पैग मैंने बोला चढ़ा जाए इसको, तो मैं चढ़ा गया एक पैग। तो मेरे को तब बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने असर दिखाना शुरू किया ना, तो मैं तो समझ रहा था कि ये ऐसे है। लेकिन वो चीज ही बड़ी कमाल की निकली। मैं तो 2 पैग पहली बार में 2-3 पैग ऐसे मार लिए मैंने कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा, कि फिर मैं धीरे धीरे ना कैपेसिटी मेरी बढ़ती गई। और लेकिन मेरी पॉकेट अलो नहीं करती थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी। खर्चा मेरे को जायज ही मिलता था। तो कुछ एक बार घर में चोरी करके भी मैंने, पर उतना पर्याप्त नहीं था। तो मैं अपने क्वार्टर लाता था, वो पीता था, उसमें ही शांति करके सो जाता था। तो किसी ने मेरे को बता दिया कि आपने सिगरेट के अंदर है जो हैश होता है ना, वो डाल के पियोगे ना, तो नशा ज्यादा होता है। तो मैं हैबिचुअल हो गया, एक पैक बनाता, उसमें हैश डालता, फिर पीता था। और मतलब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मेरे को पता नहीं उससे नशा ज्यादा होता था। लेकिन
क्या कम होता था, आई डोंट नो। लेकिन मेरे को आदत सी होगी कि मैं हैश डाल के शराब के पैक बना के पीता था। इसी बीच अफेयर्स भी हुए मेरे कॉलेज टाइम में, और बहुत ज्यादा था किसी के साथ। फिर उससे ब्रेकअप हो गया उसके, मतलब ऐसे ब्रेकअप के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा पीनी शुरू कर दी। मतलब मेरी मतलब लालसा बढ़ती ही गई पीने की, मतलब कम नहीं हुई। तो जैसे तैसे मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, तो उसके बाद मैं जॉब करने दिल्ली चला गया। एक छोटी मोटी कंपनी थी, वहां मैं गया। वहां मैंने 7-8 महीने मुश्किल से गुजारे होंगे। दिल नहीं लगा, तनख्वाह भी इतनी नहीं थी, सैलरी इतनी नहीं थी। तो वापिस आ गया मैं। नहीं मन लगा वहां पे, बस घर आ गया वापिस। लेकिन एक चीज वहां से लेके आ गया मैं, शराब पीने की कैपेसिटी और ज्यादा लेके आ गया मैं वहां से। अब घर में क्वार्टर पीता था, वहां से हाफ पीना सीख के आ गया मैं। 8 महीने में हाफ तक मैं पहुंच गया था। ऐसे देखिए इसमें यहाँ पता लगता है कि मेरी कैपेसिटी मेरी कितनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तब तक मेरा कोई ध्यान नहीं था। लेकिन घर आके परेशान तो था ही मैं, क्योंकि काम नहीं था, पढ़ाई भी पूरी कर चुका था, छोटे मोटे कंप्यूटर वगैरह कोर्स वगैरह किए। पर कब तक, आखिर घर वाले भी ताना मारने लग गए थे। पता भी लग गया था कि ये शराब पी लेता है, और पीता है तो है, थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है। तब तक ऐसा कोई ब्लैकआउट वगैरह ऐसा वगैरह कोई चक्कर नहीं था, थोड़ा बचा लेता था मैं। तो मैं सोचने लग गया कि मैं क्या करूं, जॉब वगैरह तो है नहीं, 2-4 जगह इंटरव्यू दिए और बात बनी नहीं। तो मेरे कोई पंजाब में रिलेटिव रहते हैं, तो उनके वहाँ मेरा जाना हो गया कि उनका काम अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं सेटिंग नहीं होती तो यहाँ आ जाओ। मैंने खुद को इनवाइट करवाया, उन्होंने तो क्या किया। तो मैं गया। जब जो मेरी कजन के उनके हस्बैंड थे, तो उनका काम भी कहाँ, शराब फैक्ट्री के अंदर। मैं ये तो यार प्रॉब्लम होगी शराब फैक्ट्री के अंदर। लेकिन अंदर ही अंदर जाने, पता नहीं क्यों मेरे को खुशी थी मैं कि यार तू सही जगह पे आ गया यार। मैं उनका कोई स्क्रैप का कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम था, तो उन्होंने मेरे को अंदर चैन पे छोड़ दिया जहाँ शराब बनती है। 5-6 दिन तो मैंने देखा। फिर 7वें दिन देखा कि वहां की लेबर शराब पी रही है चोरी छुपे, तो मेरा मन भी करा कि मैं भी 2-4 पैग लगाऊं। और मैंने 2-4 पैग लगाए वहां पे। 2-4 पैग क्या लगाए मुझे पता नहीं, मैंने कितने लगा लिए वहां। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जहां मैं ब्लैकआउट हुआ, जहाँ पे मैं पी के फैल गया। मैंने बोतलें अपने जेब में दबा ली। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद ही नहीं है मैं कैसे अपने कजन के हस्बैंड के साथ घर आया, मुझे याद नहीं। अगले दिन सुबह इतने गिल्ट, इतना मेरा बुरा था, और मतलब शर्मिंदा था कि मैं बता नहीं सकता। फिर भी फिर वहां से जैसे तैसे मैं वापिस आ गया, क्योंकि अब मैं उनके सामने नजरें मिलाने लायक तो रहा नहीं। क्या करता वहां रह के। ना उन्होंने मुझे रोका, मैं वापिस आ गया। और तो घर आकर ब्रदर बोला यार ऐसे ऐसे तेरा काम चल नहीं रहा, चलो अपन कोई काम करते हैं। तो फिर एक पार्टनर को और लेके हमने पैरामेडिकल का अपना कॉलेज खोला। भगवान की दया से काम भी अच्छा चल निकला, पैसा अच्छा आने लग गया। तो थोड़ा पैसे का मेरे को वो हो गया कि हाँ भी पैसा आ रहा है, तो मेरा थोड़ा दिमाग उसकी तरफ ज्यादा चला गया। तो इस दौरान मेरी शादी भी हुई। जैसे शादी हुई, शराब मेरे हाथ में फिर आ गई। और बहुत, जब पिछली बार पीता था मैं उससे ज्यादा पीने लग गया, कहीं बहुत ज्यादा पीने लग गया। मतलब बीवी भी परेशान होने लगी, घर वाले तो सोच रहे थे कि यार ये तो सुधर जाएगा, ये तो अपनी हालत दिन ब दिन बिगाड़ रहा है ये तो। फिर वो कुछ कहते नहीं, बस ये वक्त का इंतजार करते, क्या पता इसको खुद समझ में आ जाए, जिम्मेवारी है इसके सर पे। पर ना, मेरी कहाँ समझ में आने वाली थी। लेकिन यहाँ मेरी शराब बढ़ रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर एक बार मेरा कोई फिजिकल बर्थडे था, मैं अपने दोस्त के घर चला गया, दारू पीने, शराब पीने, किसी दूसरे शहर में। तो मैं घर बोल के गया बीवी को और घर वालों को कि मैं शाम को आ जाऊंगा, मैं काम से जा रहा हूँ। कोई काम नहीं था, वेला घूमना था बस, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था। तो उसके रूम पे जाके शराब पीने लग गया दिन में ही। मेरा बर्थडे था उस दिन, शराब पीता। नेक्स्ट डे दिन में शुरू हुआ, रात तक पीता रहा। थर्ड डे, तीसरा दिन, बीवी फोन करे, घर वाले फोन करे, मैं वहां पी के फैला पड़ा हूँ। कोई परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तीसरे दिन वही मेरे विड्रॉल शुरू होने लगे, और अब तो घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर वालों ने कह दिया था कि अगर तू नहीं आ रहा तो हम गाड़ी लेके आ रहे हैं।
तो मैंने जैसे तैसे उस टाइम बाइक थी मेरे पास, तो मैं पहुंचा। मुंह पे मेरा 12 बजे हुए थे, और मैं घर जाके ऐसे बैठ गया जैसे कोई मैं कत्ल करके आया हूँ। और अपने आप को अपराध बोध महसूस कर रहा था मैं। तो मैं घर आया, वाइफ भी कुछ नहीं बोली, घर वाले भी कुछ नहीं बोले। और मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था कि यार तू, तेरा शराब पे कंट्रोल क्यों नहीं है। देखा तो फिर अपने रूम में आके बैठ, सोता सोता बैठ गया। देखा तो सामने वाइफ ने मेरे लिए बर्थडे कार्ड विश का बनाया हुआ है, लव यू वगैरह लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो वो देख के ना मैं बीवी के प्रति थोड़ा ऐसा इमोशन इमोशनल हो गया यार। और मैं खुद पे रोने लग गया कि यार अनिल, तेरे साथ ये क्या हो रहा है। पीती तो दुनिया भी है, घर वाले भी यही कहते हैं, पीती तो दुनिया है, लेकिन तेरी तरह जो भयानक कोई नहीं पीता यार। मैं बस रोने लग गया। फिर इस दौरान एक हादसा और भी हो गया। मेरे रूम में आग लगी, क्योंकि मैं शराब पी के बाहर सोया हुआ था, और बीवी अपनी गई हुई थी। शुक्र है कि वो गई हुई थी, मैं अकेला ही था। मैं अपना बालकनी में सोया था, तो क्या पता भगवान जाने सिगरेट का वो कुछ गिरा या कैसे हुआ, पूरे कमरे में आग लग गई, सारा सामान जल के स्वाह हो गया, लेकिन मैं बच गया। लेकिन अक्ल फिर भी नहीं आ रही मेरे को। मैं उसी दिन रात को दोस्त के घर में बैठ के शराब पी रहा हूँ, पूरी बोतल की बोतल गटक गया मैं। मतलब मेरे को ये परवाह नहीं है, मेरा लाखों का नुकसान हुआ पड़ा है। और पी हुआ किस वजह से है, कहा किसी ने नहीं मेरे को कि हाँ भी तूने शराब पी रखी थी, लेकिन पता अंदर से सबको था ये शराब पी के सोया था और कमरे में आग लग गई, लेकिन कहा किसी ने कुछ नहीं। और फिर भी मैं रात को शराब पी रहा हूँ। बस उस रात ऐसे जम के पी, बस फिर जगह जगह इंसर्ट होने लगी, बेइज्जतियां होने लगी, घर कहने आने लग गए। एक सभ्य समाज में रहते हुए एक सभ्य परिवार का एक लड़का इस तरह की हरकतें करेगा तो इंसल्ट तो महसूस होगी। जगह जगह पैसे मांगना, जगह जगह अपने रिश्तेदारियों में भी मेरे कटने लगे लोग। मेरे को कोई बुला के खुश नहीं होता था। फिर 17 तक आते आते इतना बुरा हाल हो गया कि मेरा शराब पीते पीते मेरे को एक रिहैब में डाला गया। मेरे को वहां कुछ समझ में नहीं आया। मैंने 3 साढ़े 3 महीने वहां काटे जरूर, ना उन्होंने कुछ बताया ना मैंने समझा। मैं अपना टाइम पास करके वहां से मतलब बाहर आ गया। कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन भगवान ने थोड़ा मेरे ऊपर ज्यादा ही मेहरबान था। तो मेरे घर एक जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ जैसे बाहर आया कुछ टाइम के बाद। उस टाइम प्रेगनेंसी थी भी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब मैं सोचने लगा, तब मैं सिर्फ सोचने लगा कि मुझे शराब छोड़नी चाहिए। इतने साल हो गए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शराब छोड़ूं। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। मैं छोड़ू तो छोड़ू, कैसे छोड़ू। फिर मैंने वो सब किया, और घर वालों ने भी वो सब करवाया जो उन्होंने करवाना चाहिए था। पूजा की, मंदिर गए, झाड़े लगवाए, सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा। और यहाँ मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, कि मैं मतलब मैं रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं हुआ क्या है मेरे को। फिर भी सिलसिला जारी रहा, 2020 तक आ गए, और मेरा बुरा हाल बहुत हो गया, मतलब अति हो गई। इवन हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा मेरे को, 4 4 5 5 दिन रहना पड़ा। और फिर तो मेरे को वहम ही मिल गया, डिटॉक्स करवाता पी लेता, डिटॉक्स करवाता पी लेता, फिर ठीक हो जाता, फिर पी लेता, ऐसे चलता रह गया मेरा तो घर वाले, एक बार क्या हुआ कि 12 दिन तक लगातार मैं पीता रहा, 2020 की बात है। तो मैं खुद मतलब अंदर से इतना हो गया था, ना तो मेरे को अपने बच्चे दिख रहे थे छोटे छोटे, ना बीवी, माँ बाप की। उनको तो बेचारों को छोड़ ही दो, जिन्होंने सारी उम्र यही दुआ की कि बस ये शराब ही छोड़ दे, और कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने। एक निस्वार्थ का रिश्ता है माँ बाप के साथ, होता है, सभी को पता है। मेरा भी ऐसा ही था। मैं कि लंदन के अंदर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था सबकी, मेरे को कोई पूछता नहीं था, लेकिन मैं इज्जत करता था, मैं किसी को परेशान नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैं खुद अंदर से परेशान था। मैं ना चाहते हुए दारू पी लेता था। और उस दिन मैंने 12 दिन पी, तो मैं मरने जैसे हो गया। तो मैंने हाथ जोड़ के घर वालों से कहा, मेरा इससे पीछा छुड़ाओ, मुझे नशा मुक्ति में छोड़ दो। नशा मुक्ति इवन में ये तो था कि कम से कम जितने दिन रहूंगा उतने दिन तो कम से कम दूर रहेगी। बाकी घर वाले बोले कि हम तो परेशान हो गए तेरे से, और बाकी ये आखिरी बार है तेरा, तो उसके बाद मर, तू जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तेरे को अब छोड़ आते हैं।
रही तेरे बीवी बच्चों की बात, उसको हम पाल लेंगे। मैंने कहा मेरे को छोड़ दो। मैं 15 दिन मुश्किल से रिहाब में रहा, तो रिहाब वालों ने मेरे को वापस भेज दिया, क्योंकि मेरा थोड़ा फिजिकल इशू हो गया था। को लेग में इन्फेक्शन हुआ तो मेरा ऑपरेशन करना पड़ा था। बस तब मैंने वो अपना हालात देखे, जो अपनी दुर्गति देखी, और जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे वेल विशर कुछ ही फ्रेंड ही हैं, तो मेरी हालत देखते थे, तो मुझको वो कहते थे, हमें तेरे पे दया आती है, हमें तेरे पे अनिल दया आती है। और भाई भी मेरे को कहता था, मैं तेरे पे गुस्सा तो इतना कम आता है, लेकिन तेरे हालत देख के तेरे पे दया आती है। बीवी इस तरह मुंह मोड़ के सो जाती थी, इस तरह मुंह मोड़ फेर के कि मेरा पति है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस चीज से। बच्चे 2 ढाई साल के हो चुके थे, वो भी ड्रिंक ड्रिंक करने लग गए थे। और 3 साल तक, जब ये 2021 वो 3 साल के हो चुके थे, तो जैसे मैं गाड़ी पे शराब पीने बाहर जाता था, बीवी कुछ खुद तो कुछ कहती नहीं थी, कहती थी तो खूब लड़ाई होती थी। वो दौड़ा देती थी, पापा शराब पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं उन मासूमों की, मैंने उनकी नहीं देखी, उनका फेस नहीं देखा। मैंने सीधी गाड़ी स्टार्ट की, शराब पीने ही चला गया। लेकिन वो मेरा जब रॉक बॉटम था, उसके बाद मैं अपने आप को अ, इस प्रोग्राम में लाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मेरे को एक मैसेज मिल गया था कि ये का प्रोग्राम डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है, और उसकी मीटिंग्स होती हैं, और ऐसे ऐसे आपको वहां पे कदम करने होंगे। मतलब पता तो था 12 कदम होते हैं, लेकिन होता क्या है 12 कदमों में, वो मैंने कभी नहीं जानने की कोशिश की। लेकिन जब मैं यहाँ मीटिंग्स में आया, मेरे शहर में कोई फिजिकल मीटिंग्स का कुछ नहीं था, ऑनलाइन मीटिंग थी, और शायद यही पहली मीटिंग थी पिंक पिंक सिटी जो, जिसमें मैं पहले आया था 21 में। तो यहाँ आने से मेरे को एक फायदा तो हो गया कि मेरी शराब रुक गई यहाँ पे। मतलब मैं पहले जैसे पी लेता था ना, महीने में 1.5 महीने में, तो यहाँ मेरी शराब काफी गैप के बाद शुरू हो जाती थी। पी लेता था मैं, रिलैक्स हो जाता था, 3 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने तक रुक जाता था, इतना प्रभाव तो मेरा पड़ा। और जो मेरी दुर्गति होती थी ना पहले, वो दुर्गति होनी बंद हो गई। मैं बस आता था, आप जैसे भाई बहनों की शेयरिंग सुन लेता था, तो अपने आप को एक इतने कंफर्ट जोन में रख लिया था मैंने कि हाँ, मेरे लिए इतना काफी है। बाकी प्रोग्राम के प्रति मैं बिल्कुल बेईमान था, अंदर से कोई मूड नहीं था मेरा प्रोग्राम करने का, बिल्कुल भी। जबकि मेरे को बार बार कहा जाता था कि प्रोग्राम करो, और जितना कहा जाता था मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था। बस ऐसे ही 2 3 साल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 2024 तक आते आते एक धक्का सा लगा मेरे को नवंबर में, कि मम्मी चल बसे, माता जी चल बसे। मतलब मानो जिंदगी ही थम गई थी मेरी, मतलब सब कुछ रुक गया। बस खूब, मतलब बहुत रोया मैं कि मैंने मतलब क्या किया। लेकिन देखो, समझ में मेरे को तब भी नहीं आ रही, उनके दिन पूरे होने के बाद भी मैं पी रहा हूँ। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे, मेरे को अपने आप से इतनी नफरत होगी, इतने गिल्ट हो गए। मैं अपने आप को, मतलब अपना जोश, मेरा सर दीवारों पे मार रहा था कि यार तू अपने मम्मी के जाने का मतलब गम मना रहा है या खुशी मना रहा है यार, शराब पी के तू। बस फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई बैग उठाने की कि मैं बैग उठाऊं और क्यों। इतना गिल्ट से भर गया, मर गया मैं तो। फिर मैंने भगवान से अपना प्रार्थना करना शुरू किया कि भगवान, मुझे प्रोग्राम करना है, मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर दे जिससे मैं प्रोग्राम कर सकूं, और अपनी जिंदगी में मतलब मैं अपना सुधार ला सकूं, क्योंकि बहुत हो चुका है। इतने साल बीत गए मेरे को, मेरी मम्मी चले गए, मैं उनको ऐसा कुछ दे नहीं पाया जो जो मेरा फर्ज था। वो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, और स्पॉन्सर की मेरी तलाश भी खत्म हुई, और गुरजीत भाई जी के रूप में, बड़े भाई के रूप में मेरे को स्पॉन्सर मिले, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, अच्छे से मेरे को प्रोग्राम करवाया। तो यहाँ से मेरी कदमों की यात्रा शुरू हो जाती है। मैंने बस सरेंडर किया, स्टार्टिंग में मेरे को बताया कि आपको टोटली सरेंडर करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आप शक्तिहीन हो। और वाकई में अंदर से तो मान ही चुका था कि मैं शक्तिहीन हूँ। अस्त व्यस्तता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, शुरू से लेकर अब तक अस्त व्यस्तता तो थी। और क्या था लाइफ में, अस्त व्यस्तता देखी मैंने।
चाहे शादी के दौरान हो, चाहे बिजनेस के दौरान हो, चाहे मैं बाहर काम करने गया हूँ तब भी बेड़ा गर्क था, तब भी घर में बेड़ा गर्क था, समाज में बेड़ा गर्क था। जहाँ मैं बिजनेस करता था वहां भी बेड़ा गर्क था। क्योंकि मेरे पार्टनर वगैरह ने मेरे को बीच में कहना शुरू कर दिया था, बेटा अगर तू शराब पीता है तो ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, तेरे बिना काम चल जाएगा। अब जो तेरे हिस्से के पैसे पहुंच जाएंगे, अगर कुछ हिस्से में नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। अब मैं भी नहीं जाता था, कम जाने लग गया था, ये हाल हो गया था मेरा। टोटली सरेंडर किया तो थोड़ा मेरे को रिलीफ होना शुरू हुआ। फिर ईमानदारी से अपना प्रोग्राम करना शुरू किया और दूसरा कदम किया, उस शक्ति को माना अपने रूप में किसी को। अपनी मर्जी का ईश्वर जो भी था, चाहे मैं किसी को मानता हूँ, लेकिन मैंने जिसको मानना था वो मान लिया अपना। और मैं अपना कदम किया। चौथे कदम पे आते आते मैंने अपना मतलब एक सारा लेखा जोखा बनाया अपना, जितना भी होता है ना, किस किस को मैंने नुकसान पहुंचाया, किस किस को मैंने क्या पहुंचाया। तो मेरे को पता लगा कि मेरे क्या क्या दोष निकल के आए। तो मैं तो देख के बहुत चक्का हो गया, वैसे देखा जाए तो, कि यार ये देख, तू कहाँ कहाँ फंसा हुआ था, तेरे चारित्रिक दोस्त तो है यही तुझे पिला रहे थे। तब मेरे थोड़े माथे के जो दिमाग के फ्यूज बल्ब थे वो थोड़े जागृत हुए, वो चले। तो मेरे को पता लगा कि यार तो खुद तू यार कितना गलत था, यही चीजें तेरे को बार बार पिला रही थी। फिर मैंने अपना बनाया, और पांचवा कदम मैंने बड़ी ईमानदारी से स्पॉन्सर ईश्वर के सामने अपनी सारी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार किया, जो शुरू से लेकर अब तक मैंने की थी। बस वो जब मैंने की, वरना सारा मैंने शेयर किया। जैसे ये लगा कि सारी शरीर की गंदगी मेरे शरीर से, सारे दिमाग की गंदगी मेरे शरीर से अलग हो गई है। मैं इतना रिलीफ महसूस किया, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। ईश्वर जैसे मेरे साक्षात मेरे को आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने माफ करना शुरू किया, मैंने माफ करना जैसे शुरू किया ना, मेरे अंदर तो ऑटोमेटिक एक आत्म शांति आनी शुरू होगी। मेरे को रिलैक्स होना शुरू हो गया। बस मैंने फिर आठवें कदम तक आते आते मैंने उन सब व्यक्ति की सूची बना ली जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था, चाहे फिजिकली पहुंचाया था, चाहे मैंने भावनात्मक पहुंचाया था उनको जैसे भी। तो मेरे निकल के काफी नाम आए हैं सामने उसके अंदर। मेरे पापा का नाम आया, मेरी माँ का नाम आया, मेरा खुद का आया, मेरे ईश्वर का मेरे उसमें नाम आया मेरा। तो उसके सामने मैंने पूर्ण सुधार की अपनी जितने भी हमसे किया। मैंने अपनी जो भी मेरी कमियां थी, सबसे पहले तो मैं अपने पापा के पास गया। हाँ कि पापा, कि ऐसे ऐसे है, मैंने यहाँ इतने साल तक शराब पी, आपको भी शर्मिंदा रखा, आप खुद भी शर्मिंदा हुआ, पैसे का नुकसान, इज्जत का नुकसान। हाँ लेकिन अब मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ, अब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो पापा ने सिर्फ इतनी बात कही मेरे को, बेटा कोई बात नहीं, देर आए हो दुरुस्त आए हो। तुमने मुझे पहली बार कहा है, मैं तो ईंधन मैंने पहले कभी नहीं कहा था कि पापा कि ऐसे ऐसे है और मैं ऐसे ऐसे कुछ कर रहा हूँ। वो बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिया, मेरे को भी बहुत ही महसूस हुआ अंदर से कि चलो शांति तो मेरी मम्मी के सामने नहीं, कम से कम पापा के सामने तो किया। फिर बहनों के पास गया, क्योंकि लाइफ तो उनकी भी डिस्टर्ब हुई थी। क्योंकि उनका भाई ने क्या क्या किया, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल माफ कर दिया, कुछ भी कोई शर्त नहीं रखी। जब तू अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है, तू अपना कुछ कर रहा है, तो बस हमारी तरफ से माफ है। तो उस कजन सिस्टर से भी माफी मांगी, जिसके वहां मैं जब कई साल पहले जाके वहां पे जो मैंने आतंक खिंडाया था शराब का, उससे भी माफी मांगी। उसके घर वाला जो मेरी कजन के हस्बैंड है वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो लेकिन उन्होंने थोड़ी शिकायत की बस, लेकिन मेरा काम था अमेंड्स करना। मैंने तो सॉरी बोल के माफी नहीं मांगी, बस वैसे अपना जो भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैंने ऐसे किया, अब मैं बातों के लिए खेद प्रकट करता हूँ। उन्होंने थोड़ी थी उनके मन में, उन्होंने कह भी दिया, मैंने चुपचाप सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारा किया। और रही बात मेरी माता जी की, उनका कोई तरीका था, जैसे मैंने सुना था अपने स्पॉन्सर जी से ही, उनकी बरसी वाले दिन उनको एक पत्र लिखा मैंने, लेटर लिखा। और जैसे मैं लेटर लिख रहा था, जैसे लग रहा था वो मेरे साथ ही हैं। और बहुत इमोशनल हो गया था मैं, दिल काफी भारी हो गया था लिखते लिखते। एक तो मम्मी थे नहीं और उनको मैं पत्र लिख रहा हूँ।
फिर मैं चला गया वहां पे जहाँ पे उनका फ्यूनरल हुआ था। वो पत्थर वहां पे रखे, आगे किसी गरीब को थोड़ा दान पुण्य किया, तो बहुत ही शांति मिली मेरे को। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इसी तरह 10 मेरा हो गए, काफी हो गए। कुछ बाकी हैं अभी करने, बाकी वो मैं जरूर करूंगा। इसी तरह करते करते मैंने अपना ये कदम किया, 8वां 9वां, सबको जितना कर सकता था मैंने किया। और जैसे जैसे मैं करता गया वैसे वैसे मेरे को आत्म शांति मेरे को मिलती गई। और 10वें कदम पर अपना मैंने निजी लेखा जोखा जो रोज का होता है, जो मेरी गलतियां होती कमियां होती, रोज एक पेज पे उतारता हूँ। रोज उनको लिखता हूँ, रोज उनको मानता हूँ, रोज उनको स्पॉन्सर की ऑब्जर्वेशन में दिखाता हूँ उनको मैं, कि हाँ ये है। वो बताते हैं जैसे जैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ और एक अपनी कमी को दूर करने की। बहुत प्रभाव पड़ा दोस्तों, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं मतलब पहले 10 12 साल से मेरा ये हाल था कि मैं तो 50 कदम चलने से भी डरता था। अब मेरे को वॉक की ऐसी आदत पड़ी है कि शाम को मैं 1 घंटा पैदल वॉक चल के आता हूँ। अपने मतलब सेहत के प्रति मैं इतना हो गया हूँ, थोड़ी सेहत भी अच्छी होने लगी है मेरी। खाना पीना तो पहले से चलो ठीक था, अब थोड़ा ये है कि सोच के खाता हूँ कौन सा मेरी हेल्थी है कौन सा नहीं है। इतना प्रभाव दोस्तों मेरे अंदर आया है, मैं मानता हूँ। और कुछ रिलेशन में भी मेरे से सलाह ली गई है कि उनके रिलेशन में भी ऐसे ऐसे शराबी भाई हैं, तो उनका क्या किया जाए। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी के आज काम आ रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपना जैसे है, मैं अपना 12वां कदम भी कर रहा हूँ साथ के साथ। अगर कोई पूछता है तो मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ जो शराबी भाई हैं उनको मैसेज देने की। आना ना आना उनके ऊपर है, मेरा काम है मैसेज देना, मैं देता हूँ उनको। मैं फोर्स नहीं करता किसी को, मैं मजबूर नहीं करता। मैं उनको प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ जितना मैंने सीखा है, जितना मेरे को पता है, पर लेकिन फोर्स नहीं कर पाता। अभी मेरी कोई यहाँ ऐसी कोई टीम नहीं बनी है, लेकिन आगे मेरा है कि डेलीगेट से बात हुई है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी आपके एरिया में एक मीटिंग शुरू कर दी जाएगी। मैंने कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर शुरू हो जाएगी तो। एक तो मेरा ही भला होगा सबसे, और मेरी वजह से यार आपको एक ही वजह से कि और का भला होता है, कोई और एक दो 10 भी 5 भी छोड़ देते हैं तो मैं जीवन सफल मानूंगा अपना। मैंने लोकेशन के तौर पे अपना कॉलेज कैंपस दिखा दिया, उनकी लोकेशन भी भेज दी है मैंने उनके पास। और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट मंथ आपके वहां पर मीटिंग शुरू कर देंगे आपकी सिटी में। ये मतलब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और उन शराबी भाइयों के लिए जो इससे अभी तक अनजान है। ये ऐसे अनजान है जिनको मैसेज नहीं मिला, और इसके माध्यम से मैं किसी और को भी अगर मैं मैसेज पहुंचा सकूं, अगर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकूं और उनकी वजह से मेरी जिंदगी में और कुछ बदलाव आ सकता है, तो मैं समझूंगा ये ने अपने पांव पसारने हमारे इलाके में भी शुरू कर दिए, और यहाँ भी कुछ ना कुछ और अच्छा होगा। बस दोस्तों मेरी शेयरिंग में इतना ही था, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब भाई बहनों ने मेरे को इतने आराम से सुना, इतना प्यार से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उस शक्ति का धन्यवाद करता हूँ जिसने हिम्मत दी आपके सामने मेरी बात रखने की, 12 कदमों के इम्पोर्ट के रखने की। और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच।